जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश का पार्ट 3 लेकर आपके सामने आए हुए हैं। सीरीज में आपका तीसरा जो लेक्चर है वो है, और आज का जो लेक्चर है वो हमने डेडिकेट किया हुआ है PQRS पे, जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। और आजकल ये जो क्वेश्चन है PQRS का वो थोड़ा सा बड़े पैराग्राफ के तरह से आता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उनको S1 S6 के सिस्टम में भी आप देख सकते हैं। जैसे S1 है, S6 है, तो गिवन लाइंस होती हैं, बीच में आपको PQRS, ये चार जो ऑप्शंस होते हैं सेंटेंस के, वो ऑर्डर उनका ऊपर नीचे होता है, उसी को आपको एडजस्ट करना होता है, और इसी को हम PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। ये बहुत अच्छा पोर्शन होता है, स्कोरिंग होता है, लेकिन बच्चे काफ़ी गलतियां कर देते हैं इस सेक्शन में, तो हम प्रयास करेंगे इसको इस तरह से समझने की कि आपसे गलतियां ना हो, और अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं इसके तो आप उसको कर पाएँ। तो आशा है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से आपको ये करना भी है। बच्चों, इस साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे बेसिक बात होती है बच्चों S1 S6 या सेंटेंस अरेंजमेंट की, जिसे हम कह रहे हैं PQRS। इसको करते समय जो सबसे बेसिक बात होती है कि आपको किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पकड़ना होता है। स्ट्रक्चर होता क्या है? नॉर्मली कोई भी जो सेंटेंस इंग्लिश का होता है, कोई भी सेंटेंस जो आप इंग्लिश का बनाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो आप देखिए, तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट होता है, नॉर्मली उसका सब्जेक्ट होता है एक सामान्य सेंटेंस में। फिर क्या आएगा? उसका वर्ब होता है। अब वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है या मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे ही इज गोइंग, ठीक है ना, तो इज, एम, आर आ गया, उसके बाद गोइंग मेन वर्ब आई। या कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो या पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो, तो वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहे। जैसे आप बोलते हो ही गोज, तो आपका सब्जेक्ट आता है और सीधे मेन वर्ब गोज आ गया। या आप बोलते हो ही वेंट, तो मेन वर्ब आपका आ गया। ध्यान दीजिए आप लोग। तो आपको ये समझना है कि कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है। अब वर्ब में क्या, तो वर्ब आप समझते हो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है, जैसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है बच्चों। और वर्ब के बाद जो आता है वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर है ऑब्जेक्ट? जैसे ही गोज टू स्कूल या ही इज डूइंग वर्क, तो कुछ भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो आप इसे मोटा मोटी समझ लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो SVO का स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में। हम देखते हैं कि SVO का स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे जो है वो फर्दर अदर वर्ड्स आते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आपकी उतनी समझ है बच्चों और आप कर पाएंगे। और ये सब क्वेश्चन करने के लिए आप जब न्यूज़पेपर या तमाम जो लिटरेचर है इंग्लिश का या लैंग्वेज का वो पढ़ते रहते हैं, तो आपको एक आइडिया रहता है कि क्या सेंटेंस में किसका क्या ऑर्डर होगा। लेकिन बच्चों बात देखिए सिर्फ सेंटेंस तक की नहीं है कि हमने सेंटेंस का ये ऑर्डर समझ लिया तो हम कर पाएंगे। आपको थोड़ा और सोचना होगा। अगर सिर्फ एक सेंटेंस आ रहा है तो आपने तो ऑर्डर सेट कर दिया। यहाँ तो पूरा का पूरा पैरा है, एक बड़ा सा पैरा है जिसको आपने 6 पार्ट में काट रखा है। आपने एक को S1 बोला और लास्ट को S6 बोला, और जो बीच में आपका 4 है PQRS, उसे आप एडजस्ट करते हो। तो बच्चों समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि आप सेंटेंस के साथ साथ जो पैरा स्ट्रक्चर होता है, जो पैराग्राफ में कब क्या आता है, वो उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और ये बहुत आसान सी बात है, कोई भी बच्चा इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कर सकता है, ठीक है। जैसे आप समझ लें, जैसे अगर किसी ने बोला
राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब आगे है ही इज स्टूडेंट ऑफ वंदे भारत डिफेंस एकेडमी, VVDA। क्लियर है बच्चों आपको? तो आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंसेस में होता क्या है। सबसे पहले नॉर्मली उसका नाउन आता है। जो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा नॉर्मली वो नाउन होगा, और फिर अगर वो पैरा है तो जो दूसरा सेंटेंस क्रिएट होगा वहां आप देखिए क्या होता है, यहां आया हुआ है ही, मतलब उसी सब्जेक्ट उसी नाउन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होगा वो अगले सेंटेंस में आपको दिखाई देगा। अब मैं और ऐड करता हूं, ही इज गुड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में अच्छा है। अब देखिए बच्चों, आपने एक टेक्निक तो पकड़ लेना कि कोई भी सेंटेंस है और वो स्टार्ट करता है तो अपने सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, और जो सेकंड सेंटेंस उस पैरा का आया आपने देखा कि उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन मतलब ही वहां पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिर तीसरा सेंटेंस भी आ गया भाई। हमें S1 देखना है, बड़ा सेंटेंस, बड़े पैरा होते हैं, उसमें लंबे सेंटेंसेस बनने हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं तीसरा सेंटेंस मैंने ऐड कर दिया, ही इज गुड इन स्टडीज। फिर से ही आ गया जो कि प्रोनाउन है, इसी नाउन का प्रोनाउन, ठीक है ना। ये पैरा चल रहा है बच्चों। तो अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि राम इज अ गुड बॉय के बाद ही इज स्टूडेंट ऑफ BVDA, ही इज गुड इन स्टडीज, ये दोनों में पहले कौन आएगा? आपके सामने इश्यू आ सकता है ना कि पहले कौन। यही आप PQRS या S1 S6 में डील करते हो, पहले क्या। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों कि जब हम कोई किसी भी इशू पर, किसी स्टोरी पर बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रो देते हैं, पहले हम लोगों को बताते हैं कि वो है क्या। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। तो अब देखिए, ही इज स्टूडेंट ऑफ BVDA, हमने उसका इंट्रो दिया कि वो कहाँ का है। पहले जरूरी ये है ना कि हम जाने कहाँ का है, तो आपने बोला BVDA का बच्चा है वो, ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस क्या है, ही इज गुड इन स्टडीज। अब उसके बारे में हमारी जानकारी अब बढ़ती जा रही है। अभी हमने जाना कि वो BVDA का बच्चा है, फिर हमने देखा कि वो पढ़ाई में अच्छा है। तो एक जो ऑर्डर बन जाता है, एक क्रम बन जाता है बच्चों किसी सेंटेंस में, जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आप तक थ्रो की जाती है, आपको अगर वो क्रम समझ में आ गया तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। आप एक भी PQRS का क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आएंगे, आप सही करके आएंगे बच्चों। तो आशा है कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ गए हैं, और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो आपने की होगी इन 5 महीनों में। चलिए, आज हम लोग अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस में थोड़ी इंसाइट खोजते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट का, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप जरा पढ़ें, ध्यान दीजिए। इसका जो S1 है वो क्या है, 6 रॉबर्स एंटर्ड अ नेशनलाइज्ड बैंक टुडे एट 9:50 AM। 6 रॉबर्स, 6 डकैत, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और नेशनलाइज्ड बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक या राष्ट्रीय बैंक में प्रवेश किए, घुसे 9:50 AM पर, 9:50 पर उन्होंने प्रवेश किया, ठीक है बच्चों। अब आपका S1 हो गया, और उसके बाद P दे रहा है, 1 ग्रुप केप्ट एन आई ऑन द कस्टमर। एक ग्रुप ने कस्टमर्स के ऊपर, जो बैंक के ग्राहक होते हैं उन्हें हम कस्टमर कहते हैं, तो वो कस्टमर्स पे, जो रॉबर्स का एक ग्रुप था वो कस्टमर्स पे निगाह रखता है। क्यों कह रहा है, द असिस्टेंट मैनेजर वॉज फोर्स्ड टू अनलॉक द वॉल्ट। जो असिस्टेंट मैनेजर था बैंक का, उसे फोर्स किया गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई कि वो जाके वॉल्ट को खोले। वॉल्ट का मतलब होता है तहखाना, मतलब जहां पर पैसे रखे जाते हैं, जिसे हम चेस्ट कहते हैं, उसको खोलने के लिए मजबूर किया गया। अब हम ऑप्शन आर पे जाते हैं, द अदर ग्रुप हैड द मैनेजर एट गन पॉइंट। और जो
रॉबर्स का दूसरा ग्रुप था, उसने मैनेजर को गन पॉइंट पे रखा था, बंदूक तान रखी थी उसके ऊपर। अब आप तीसरे एस पे आए, दे कट ऑफ द टेलीफोन लाइन्स एंड डीएक्टिवेटेड द बर्गलर अलार्म। उन्होंने जो टेलीफोन लाइन्स थी उनको काट दिया एंड डीएक्टिवेटेड द बर्गलर अलार्म, और जो बैंक में अलार्म सिस्टम लगा होता है उसको डीएक्टिवेट कर दिया था, मतलब उसको नष्ट कर दिया था, अब वो काम नहीं कर रहा था। अब देखिए आपकी जो बेस लाइन है जिसे हम S6 कहते हैं वो है द होल ऑपरेशन वॉज ओवर इन 20 मिनट्स, और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, पूरा का पूरा जो काम था वो कुल 20 मिनट में खत्म हो गया। बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो ये क्रम आया हुआ है आपको एक समझना है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया रहता है कि जो S1 और S6 है ये बिल्कुल फिक्स रहता है, इसके बीच में आपको PQRS को एडजस्ट करना होता है, जिनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है उनको आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो आप बताएं 6 रॉबर्स बैंक के अंदर एंटर करते हैं, बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं 9:50 AM पे, बैंक खुलने का समय है। तो पहले घुसते ही वो क्या करेंगे बताएं आप लोग। P कह रहा है वन ग्रुप केप्ट एन आई ऑन द कस्टमर्स, द असिस्टेंट मैनेजर वॉज फोर्स टू अनलॉक द वॉल्ट। ठीक है, तो देखिए जब आप इस PQRS करते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं करने को। 2 तरीके क्या हैं? पहला तरीका है आपका करने का कि वो हम क्वेश्चन को पढ़कर ही एक सेंस लगा लेते हैं कि हमारा ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप पहले वाले तरीके पर टाइम दीजिए आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन टफ है या आपको परेशान कर रहा है तो बच्चों टाइम कम होता है आपके पास, आपसे आशा की जाती है कि 30 सेकेंड 20 सेकेंड में एक क्वेश्चन को आप आंसर कर दें, आपके पास 1 मिनट भी नहीं होता, कुछ सेकंड के अंदर आपको 20-30 सेकंड में करना है, आपको प्रेशर है टाइम का आपके ऊपर। तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास दूसरा तरीका होता है, और वो दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? पहला तो पढ़कर है, सेंटेंस सारी सेंटेंस हम पढ़ लें और कर दें, और अगर दिक्कत है दूसरे तरीके पे आ जाइए, वो आपको 4 ऑप्शन खुद दे देता है। आपको यूपीएससी ने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चौथे से बाहर 5वां ऑप्शन आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, आप या मैं या कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, वो 4 ऑप्शन के अंदर ही आपके आंसर है। तो बेटा आप बताओ कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं उस क्रम में आप अपने सेंटेंसेस को फटाफट डालिए और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं, क्या एक सुटेबल सेंस आ रहा है। जहां सेंस आपको बेहतर आ जाए आप उसे अपना आंसर कहते हो, लेकिन बेहतर सेंस के साथ बेहतर ग्रामर होना चाहिए जो स्ट्रक्चर को पकड़ ले, वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए हैं, सेंटेंस को पढ़ लिए हैं, अब हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। हम ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है SPRQ, मतलब S1 के बाद S आना चाहिए। 6 robbers entered the nationalized bank today at 9:50 AM, और इसके ऑप्शन ए कहता है SPRQ। S क्या है? They cut off the telephone lines and deactivated the burglar alarm। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पे हम कुछ और स्टेप ले लें, मानते हैं हम चलते हैं हम बी पे, हम सारे ऑप्शन खंगाल लेते हैं, हम चलते हैं बी पे। 6 robbers entered a nationalized bank today at 9:50 AM। बी पे गए, वो कहता है PSRQ, मतलब P से स्टार्ट होगा, तो हम 1 के साथ P को जोड़ते हैं। 1 group kept an eye on the customer, S they cut off the telephone lines, उन्होंने काट दिया। अब आप C पर आ जाइए। C कहता है PQSR, 6 robbers entered a nationalized bank today at 9:50 AM, और C कह रहा है PQSR, P पे 1 group kept an eye। तो आपने देखा कि B और C दोनों में P से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं D पर। 6 robbers entered a nationalized bank today at 9:50 AM, D कहता है QPRS, और Q है the assistant manager was forced to unlock the vault। असिस्टेंट मैनेजर को वॉल्ट को खोलने के लिए फोर्स किया गया। प्यारे बच्चों, देखिए आपने सब पढ़ लिया, अब आप अपने कॉमन सेंस पे आ जाइए। कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ही कोई रॉबर बैंक में एंटर करता है, रॉबर्स का ग्रुप एंटर करता है, तो वो पहला काम क्या करेगा? पहला काम उसका होता है टेलीफोन लाइंस को काटना। घुसते ही वो पहले टेलीफोन लाइंस को काटते हैं और अलार्म को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों पे धावा बोला और अलार्म पे या टेलीफोन लाइन पे उन्होंने काम नहीं किया, तो हो सकता है कोई प्यून या कोई भी कर्मचारी या कोई बाहर का आदमी जो कैंपस में हो वो अलार्म को एक्टिवेट, अलार्म बजा दे या वो पुलिस को फ़ोन कर दे। तो रॉबर्स का पहला काम क्या होता है कि अंदर कैंपस में घुसते ही, नॉर्मली ये सब समझ आप न्यूज़पेपर पढ़ के जानते हैं, ये सबके अंदर समझ होती है कि रॉबर्स घुसते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, सबके टेलीफोन रखवा लेते हैं। जो पुराने टाइप के टेलीफोन, जो टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी, उनके लाइंस काट देते थे और जो अलार्म होता था उसे डीएक्टिवेट कर देते थे। उनका पहला काम होता था। सबसे पहले वो मैनेजर के पास नहीं जाते थे, ठीक है, कैशियर के पास नहीं जाते थे, सबसे पहले अलार्म खत्म कर देते। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ऐसी बात इसमें कहाँ की जा रही है। तो ऑप्शन ए पर आप जाइए, उसका है SPRQ। एस कह रहा है दे कट ऑफ द टेलीफोन लाइंस एंड डीएक्टिवेटेड द बर्गलर अलार्म। उन्होंने टेलीफोन लाइंस को काटा और बर्गलर अलार्म को डीएक्टिवेट किया। बर्गलर क्या होते हैं बच्चों? बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, जो कहीं पर भी चोरी या डकैती की नियत से किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, उन्हें हम बर्गलर कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए बैंक में अलार्म लगा होता है। तो प्यारे बच्चों, इतना आसान सा आंसर था, इसमें आपको ग्रामर और उसकी बात ही नहीं करनी थी, आपको कॉमन सेंस से निकाल लेना है आंसर अपना। आपका जो ऑप्शन है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है ASPRQ। आप सारे सेट करके देख ले। 6 robbers entered a nationalized bank today at 9:50 AM. S, they cut off the telephone lines and activated the burglar alarm. P पर गए, one group kept an eye on the customer. R पे गए, the other group held. 1 के बाद other आता है ग्रामर में, बच्चों आप ध्यान दें। तो P और R के बीच का जो ये स्ट्रक्चर है ग्रामर का, आपने 1 के बाद अदर हमेशा इस्तेमाल किया होगा, तो ये ग्रामर का सेंस है और आपने ये आंसर अपना निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया क्वेश्चन 1 को आपको एक्सप्लेन करने में, सिर्फ इसलिए कि आप इसको समझ जाएं ये किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको ग्रामर के साथ साथ कॉमन सेंस पे भी ध्यान देना है कि कौन सी चीजें पहले, कौन सी चीजें बाद में होती हैं। चलिए बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया होगा। बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों आपका। देखें आप लोग, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्स इज एन इनक्योरेबल डिसीज व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। ये आपका S1 है, ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, इसके बाद ही जो लाइन आनी है वो आएगी। तो आप चलते हैं बाकी ऑप्शंस पे। पीपल सकम विद इन 2 years एंड ऑफन डाई इन स्पाइट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। क्यों कह रहा है एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड HIV। Are in such a condition the body is totally defenseless against all kinds of infection. S कह रहा है HIV destroys the white blood cells which fight the bacterial virus. बच्चों ये जो PQRS था अब आपका बेस लाइन आ रहा है S6 जो कि फिक्स है। Thorough research is going on throughout the world for the prevention and cure of AIDS. पूरी दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है एड्स के प्रिवेंशन और क्योर के लिए। तो ये तो लाइन आपने बेस लाइन देख लिया। अब आपके सामने PQRS है, S और बेस लाइन्स आपने देख ही लिया है। अब देखिए आपका जो P है वो क्या कह रहा है, पीपल सकम विद इन 2 years। अब बच्चों सकम का मतलब होता है हारना या मरना, ठीक है। लोग मर जाते हैं 2 साल के अंदर, भले ही ट्रीटमेंट उनको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड HIV नाम के वायरस से ये होता है। तो बच्चों बताएं कि हम पहली लाइन क्या दें, आप बताएं, पढ़ कर देखें, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप बताएं हम पहली लाइन क्या दें इसमें। तो बच्चों जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी हम S1 पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद हम वही लाइन चाहते हैं जो उसके सेंस को, उस पहले सेंटेंस के अगले सेंटेंस के सेंस को कन्वे करता हो, अगले सेंटेंस की बात करता हो। तो एड्स इज एन इनक्योरेबल डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इनक्योरेबल है, असाध्य है, जिसका कोई इलाज नहीं है। व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। तो अभी तो एड्स की बेसिक इंफॉर्मेशन थ्रो की जा रही है। पहली लाइन में एड्स का नाम लिया गया, तो जो दूसरा लाइन आ रहा है इसके बाद वो क्या बात करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज करेगा, इंफॉर्मेशन को और देगा। जरा ध्यान दीजिए कौन सी लाइन है जो इस नॉलेज को फर्दर बता रही है आपको।
तो आप क्यू पर जाइए, एड्स इज काज्ड बाय वायरस नेम्ड HIV। एड्स कैसे होता है? तो HIV नाम के वायरस से होता है। देखिए पहले सेंटेंस के बाद ये लाइन सटीक बैठती है। मान लीजिए आपके मन में डाउट है, आप देख लें, पीपल सकम विद इन 2 years, 2 साल के अंदर मर जाते हैं। यार पहले पूरी जानकारी तो ले लो, तब मरने की बात होगी। एड्स क्या है ये पहले जानकारी होगी ना, उसके बाद मरने की बात होगी। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं आर से स्टार्ट होगा, अब आर पे जाइए। इन सच कंडीशन द बॉडी इज टोटली डिफेंसलेस। ऐसी कंडीशन में बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है। भाई अब अभी ऐसी कौन सी बात हो गई कि बॉडी डिफेंसलेस हो गई? अभी हमने ऐसी कोई बात तो की नहीं। अब आप एस पे चले जाइए, एस से भी एक ऑप्शन बना हुआ है, HIV डिस्ट्रॉयज द व्हाइट ब्लड सेल्स। HIV व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जरा देखिए ये लाइन कुछ हद तक 1 के आसपास जा सकती है। तो आपके सामने क्या समस्या खड़ी हो रही कि क्यू भी जा सकता है, क्यू भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है और एस भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। दो की दोनों लाइंस बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हैं। कौन ज्यादा सुटेबल है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्यू एस की तुलना में ज्यादा सुटेबल है क्योंकि वो बहुत माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन है। जो डिटेलिंग का स्टार्ट होता है वो वहीं से होता है। ठीक है, तो आप क्यू के पास जाएं। क्यू से दिया हुआ ऑप्शन कौन सा है जरा देखें आप। तो आपने कहा अकेला ऑप्शन, सॉरी बी, ए और बी ऑप्शन है, और ए और बी दोनों को आप एनालाइज कर लीजिए। ए कह रहा है QP और बी कह रहा है QS। देखिए अब हम पूरा, जब आप ऑप्शंस को सेट करते हैं तो पूरा पढ़ते हैं उसको, तो आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। एड्स इज एन इनक्योरेबल डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। हम क्यू पर गए, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड HIV। पी पर गए, पीपल सकम विद इन 2 years एंड ऑफन डाई इन स्पाइट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। और हम अब इसी समय बी को भी चेक कर लेते हैं कि बी हो सकता है इससे बेहतर हो या ऐसा से उसकी तुलना में गलत हो। तो आप देखिए बी पर जाएं, एड्स इज एन इनक्योरेबल डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। अब आप क्यू पर गए, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड HIV। एस पर गए, HIV डिस्ट्रॉयज द व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच फाइट। ओके, आर पे गए, इन सच अ कंडीशन, जब वो ब्लड सेल्स को HIV जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। आर कह रहा है इन सच कंडीशन। देखिए अब आप जरा S और R के रिलेशन को देखिए कैसे वो जुड़ रहा है कि S कह रहा है कि HIV हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि हम बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी लड़ती है। और R कह रहा है इन सच अ कंडीशन, जब वो डिस्ट्रॉय व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है। और फिर हम पी पे गए, पीपल सकम विद इन 2 days। और जब हमारी बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है तो 2 दिन के भीतर आदमी, पीपल सकम विद इन 2 years, और 2 साल के अंदर अंदर हमारी बॉडी डिफेंसलेस होकर डेड हो जाती है। देखिए तो जो ऑर्डर है बीमारी का, जो ऑर्डर इसने बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस पावर होती है वो कम होती है, फिर विद इन 2 years हमारी बॉडी मौत के करीब चली जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन का क्रम है बच्चों, वो आप देखें तो बी में मोस्ट सुटेबल है। मतलब आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। चलिए बच्चों, आपसे बन गया है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बच्चों आप लोग। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 3 है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आपकी जो S1 है वो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आप P पढ़ते हैं, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, बढ़ती ही डिमांड को पूरा करना। Q है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्ट्रेशन, ये होता है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्ट्रेशन से। R है इज बीइंग डिमिनिश्ड डे बाय डे, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। S व्हिच इज रिलीज फ्रॉम प्लांट किंगडम, जो कि रिलीज होती है प्लांट किंगडम से। जो आपकी बेस लाइन, अब आप बेस लाइन पे जाते हैं, वो है 6 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन का। तो आपने ऐसे पढ़ लिया बच्चों। तो पहले लाइन पे फिर से वापस जाइएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट, अब आप पी पे जाते हैं, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को मीट करना। बिल्कुल लग रहा है कि हमारा आंसर हो सकता है। हम गए पी पर, पी से स्टार्ट एक हो रहा है बस, बी। पी के बाद एस है, विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम।
जो कि प्लांट किंगडम से रिलीज होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम से रिलीज होता है। अब आप देखें कि P के बाद S जो है वो सुटेबल नहीं है। ऑक्सीजन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड के बाद आपका जो लाइन है विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम से निकलता है वो सुटेबल नहीं है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें इस ऑप्शन को काट देना है। P से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है B और उसे हमें काट कर बाहर कर देना, वो गलत है, ऑड मैन आउट। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि हम जो सुटेबल लाइन है वो है S, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, जो ऑक्सीजन का अमाउंट प्लांट्स से निकलता है, विच इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और वो कहां से निकलता है, तो प्लांट किंगडम से निकलता है। तो ये जो विच लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन वो बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पर। तो आपने जोड़ा कि एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस से ऑप्शन कौन सा है, अकेला ऑप्शन आपका है वो है डी। तो अब हम उसी पर फर्दर देखते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एस पे गए विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, आर पे गए इज बीइंग डिमिनिश्ड डे बाय डे, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों पर गए, ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, वो कम कैसे हुई, जो हम अंधाधुंध हमने पेड़ों की कटाई की। इंडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ जंगलों को काटना। पी पर गए टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, क्या करने के लिए, हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, हम बढ़ती हुई डिमांड को मीट मतलब पूरा करना। किसकी डिमांड, तो आपकी बेस लाइन आ रही है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। किसकी बढ़ती हुई डिमांड, हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको इमारती लकड़ियों की जरूरत होती है, तमाम अन्य कारणों के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है, वो लकड़ियां लगातार काटी जा रही हैं। इतना सुटेबल ये लाइन सेटअप आपको सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है, आप बना ले जाएंगे। तो क्या हुआ, आपने कहा कि डी ऑप्शन इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 में डी आपका आंसर है। ठीक है, क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एस पे गए विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, जो कि प्लांट किंगडम से रिलीज होती है। आर पे गए इज बीइंग डिमिनिश्ड, वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की ज्यादा कटाई से ऐसा हो रहा है। पी पर गए टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए। और आपका जो बेस लाइन है वो है ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बना लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, वो है बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, किताबें जो होती हैं वो बहुत बेहतर दोस्त होती हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बुक्स एक बेहतर कंपनी देती है इंसान को जब अकेला होता है, या अकेला नहीं भी हो तो उसको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, अच्छे थॉट्स मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है और बुक्स आर द बेस्ट कंपनी हमारी जो पहली लाइन है। अब हम देखते हैं PQRS को, थ्रू बुक्स वी इवन सी देम एज इफ दे आर रियली अलीव, किताबों को हम देखते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। किताबें जिंदा हैं या कौन जिंदा है अभी ये क्लियर नहीं है, फर्दर पढ़ते हैं। दे ऑल्सो गिव अस द बेस्ट सोसाइटी, ये हमें बेस्ट सोसाइटी देती हैं किताबें। देखते हैं फर्दर क्या होता है। आर कह रहा वी हियर व्हाट सच ग्रेट मैन सेड और डिड, हम सुनते हैं कि व्हाट सच ग्रेट, ऐसे महान लोगों ने क्या कहा और क्या किया। एस में गए दे हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद मेनी ग्रेट मैन, वो हमारी हेल्प करती हैं बहुत से बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने में। बहुत से बड़े लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं या अपनी फील्ड में वो बहुत आगे हैं, दे आर डॉयंस और दे आर स्टालवर्ड्स इन देयर फील्ड। तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है बच्चों, वो हमें कैसे मिलता है, उनकी बायोपिक्स हम पढ़ते हैं, उनकी हम बुक्स पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स। तो अगर ये सब हम करते हैं तो हमें नॉलेज, उनका नॉलेज हमें ट्रांसफर हो जाता है। ये बुक्स पढ़ने के फायदे होते हैं। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को समझना था, इसलिए हमने इतनी चर्चा की। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऑर्डर पे चलते हैं कि हमारा जो PQRS है वो ऑर्डर कैसे स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, किताबें बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैंने अभी आपको ये PQRS सॉल्व करने से पहले एक टेक्निक बताई थी कि नॉर्मली जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन हमें मिलता है। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन, जरा ध्यान दीजिए, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है बुक्स। पहला जो सेंटेंस हमारा है, जो गिवन सेंटेंस है, जो कि फिक्स है, उसका
जो सब्जेक्ट है वो है बुक्स, तो बुक्स के हिसाब से हमें कुछ प्रोनाउन मिल रहा है क्या? तो प्यारे बच्चों जरा देखो, दे हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, वे हमारी हेल्प करते हैं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में विथ ग्रेट मेंस, जो महान आदमियों ने किताबें लिखी। लेकिन बच्चों इसमें ऐसे दो ऑप्शन हैं, दो लाइंस हैं जो दे के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। हम क्यों पर भी जाएं, दे आल्सो गिव अस बेस्ट सोसाइटी, वे हमें बेस्ट सोसाइटी देती हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ग्रामर का सेंस आप लगा लो यहां पर, जरा ध्यान दो। क्यों में एक वर्ड आ रहा है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो पहले हमें मिल चुकी हो हम ऑल्सो नहीं लगाते हैं। वो दूसरे सेंटेंस में He did it and also did that, हम पहले कुछ कर लिए होते हैं तब हम also लगा के किसी एडिशनल सेंटेंस को साथ में लेकर आते हैं प्यारे बच्चों। तो ये also ने हमारी हेल्प कर दी कि ये जो ऑप्शन क्यों है, भले ही दे को कैरी कर रहा है, भले ही वो बुक के प्रोनाउन दे को कैरी कर रहा है, फिर भी वो हमारी पहली लाइन वन के साथ आने में ठीक नहीं है, वो सुटेबल नहीं है। मतलब हमारा जो एस लाइन एस है वो सुटेबल है और हमें उसके साथ जाना चाहिए। तो आप बुक्स ऑफ द बेस्ट कंपनी आप फिर से पढ़िए पहली लाइन और फिर एस को जोड़िए साथ में। क्या कोई ऑप्शन है जो एस की बात कर रहा है? तो हमने देखा अकेला ऑप्शन है डी जो एस की बात कर रहा है। तो हम फर्दर सारी के सारे जो लाइन्स है उनको एडजस्ट करके चेक कर लेते हैं। दे हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, बिल्कुल देखिए शुरुआती बेसिक इंफॉर्मेशन है। किताबें अच्छी दोस्त होती हैं, वो हमको ग्रेट मेंस के साथ जोड़ देती हैं। ये बेसिक जुड़ रहा है आप उसमें। अब हम पी पे जाते हैं। थ्रू बुक्स वी इवन सी देम एज इफ दे आर रियली अलीव, और उन किताबों के माध्यम से हम उन ग्रेट मेन जो हजारों साल या सैकड़ों साल पहले किताबें लिखकर मर चुके हैं उनको हम ऐसे देखते हैं जैसे वो अभी जिंदा हो। वो सारी इंफॉर्मेशन ज्ञान हमें मिल रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है वो हमारे आसपास है, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। तो ये जो पी के बाद एस के बाद जो पी ऑप्शन है, पी लाइन है, वो बिल्कुल सुटेबल है बच्चों। अब हम क्यू पे चलते हैं। दे आल्सो गिव अस द बेस्ट सोसाइटी, और ये हमें बेस्ट सोसाइटी देते हैं। आर पे जाते हैं। वी हियर व्हाट सच ग्रेट मैन सेड आर डेड, हम सुनने को पाते हैं कि इन महान लोगों ने क्या कहा या क्या किया। और आर के बाद जो ऑप्शन है वो हमारी बेस लाइन, चारों हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हमें बेस लाइन 6 के पास जाना है। एज वी रीड वी शेयर ग्रेट थॉट्स विद ग्रेट मैन, और जब हम पढ़ते जाते हैं और इन ग्रेट मैन के ग्रेट थॉट को हमें जानने को मिलता है, हमसे शेयर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सुटेबल ऑप्शन है वो है डी, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका डी। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम चलते हैं फर्दर आगे। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस, आपकी जो पहली लाइन है क्या कह रही है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस, जो सबसे बड़े एडवांसेस हमने किए हैं, जो हमने विकास किया है। पी पे गए, हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो है कंप्यूटर का इन्वेंशन। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्यू पे गए, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में, विच आर वाइडली यूज, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और 6 जो हमारी बेस लाइन है वो कह रही है एंड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के हर स्फीयर, हर क्षेत्र में इसका यूज होता है बच्चों। तो चलिए हमने लाइंस को पढ़ लिया है। अब जो मैंने टेक्निक आपको बताई है बच्चों, जब कभी आप PQRS या S1 S6 सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 तरीके आजमाने होते हैं। पहला कि पढ़ते समय ही हमें लगता है, हमने जब क्वेश्चन को देखा हमें फील होता है कि ये ऑर्डर इसका है। अगर हमें थोड़ी सी भी डिफिकल्टी है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, हम सीधे ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 4 होते हैं, मतलब 4 की लिमिट हमारे सामने होती है। एक गिवन टाइम फ्रेम में हम उससे नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है PQRS। हम 1 से स्टार्ट करके P और Q को एडजस्ट करते हुए आगे जाएंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस P हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, Q इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, R इन इंडस्ट्री। देखिए Q के बाद R एडजस्ट नहीं हो पा रहा, सुटेबल नहीं है, तो हमने A को ऑड मैन आउट किया, हमने काट के बाहर किया। अब हम चलते हैं B पर। B कह रहा है QPSR, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस, Q पे गए, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो सबसे ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट में से एक रहा है, पी हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, वो है कंप्यूटर का इन्वेंशन। देखिए बिल्कुल प्लेट पर सजाकर आपके सामने रखा जा रहा है, सक्सेस इज ऑन प्लेटर। लाइक देखिए कितना आसान बना के रखा है आपके सामने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस, जो सबसे ग्रेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं, क्यू इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में P has been the invention of computers, वो है इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। S पे गए which are widely used, जिसका बहुत वाइडली यूज होता है। R पे इन इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडली यूज कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में और एजुकेशन में। देखिए बच्चों पूरा का पूरा ऑर्डर हमारा सेट हो गया। और इसके बाद हमें R के बाद हमें लास्ट बेस लाइन पढ़नी है, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये 3 एरियाज बताने के बाद उसने कहा कि नहीं, उतना ही नहीं, बाकी सारी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जो जीवन का क्षेत्र है, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों कितना आसान सा आंसर है। फिर भी हमने बी को, हमें आंसर लग रहा है, हमने पेंसिल से मार्क कर दिया, लेकिन अभी हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं और 2 को हमें ऑड मैन आउट के तहत काटना है अभी, अदरवाइज हो सकता है वो इससे बेहतर ऑप्शन हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप सी पे जाइए, QPRS देखते हैं इसको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो भी यही बातें कह रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस क्यू इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहां भी पी दिया हुआ सेम, हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। आर पे गए इन इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आर जो है वो एस के बाद ही आना चाहिए, जरा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए अभी हम टेक्निक सीख रहे हैं, हम टाइम ले लेते हैं, आराम से समझिएगा आप लोग। ये जो आर है वो एस के बाद आना चाहिए, क्यों, तो जरा पढ़कर देखिए। एस कह रहा है विच आर वाइडली यूज्ड आर इन इंडस्ट्री। अब जरा इसी को पलट दीजिए, अगर हम कह दें कि इन इंडस्ट्री एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, आर के बाद हम एस पे जाएं, विच आर वाइडली यूज्ड, तो पहले एरिया बता दिया और बाद में कह रहा है विच आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो ग्रामेटिकली भी गलत हो गया और सेंस भी गलत आ रहा है। तो आपने देखा था कि आपका जो भी ऑप्शन था वो सुटेबल था। फिलहाल अब हम चलते हैं ऑप्शन डी पर, जो एस से स्टार्ट हो रहा है, विच आर वाइडली यूज्ड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस के बाद एस क्या आ सकता है? हमेशा ऑप्शन पढ़ते समय बच्चों पहली लाइन पढ़ लिया करिए। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस, फिर डी कह रहा है यस, विच आर वाइडली यूज्ड, कोई चांस ही नहीं आने का, तो आपने डी को भी कट कर दिया। प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या है? आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आपका है बी। चलिए हमने क्वेश्चन को बना लिया। मेरे ख्याल से अब आपकी भी स्पीड आ गई होगी बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होता है और मेरा मानना है कि आप लोग अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 6 सही कर सकते हैं। मतलब ये कि 5 के 5 आपसे सही हो सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, और जहां कॉमन सेंस प्रॉब से अगर नहीं कर पाते तो आप थोड़ा ग्रामर पे जाएं। ग्रामर से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। जैसे वन के बाद अदर आता है, पहले सेंटेंस के बाद पहले कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तब ऑल्सो आता है, पहले हम नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं बेसिक, ठीक है ना, आप उन्हें ट्राई करिए, आप हमेशा सफल रहेंगे। चलिए बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं हम लोग। अ पेशेंट एक्यूजिंग अ डॉक्टर। पेशेंट का मतलब होता है मरीज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, डॉक्टर। एक जो पेशेंट है वो डॉक्टर को एक्यूज करता है। अब देखें आप ऑप्शन पी, सॉरी सेंटेंस पी पे जाते हैं हम लोग। ऑफ मैल प्रैक्टिसेस विल फाइंड इट डिफिकल्ट। मैल प्रैक्टिस, देखिए बच्चों क्या लिखा है, मैल प्रैक्टिस। आप सबको मालूम है कि प्रैक्टिस, मैं MAL हटा देता हूं, मैं प्रैक्टिस पे आता हूं। प्रैक्टिस PRACTIS, प्रैक्टिस। आपकी लाइफ में मतलब इंग्लिश में 2 प्रैक्टिस आते हैं, एक PRACTIC, एक PRACTISC। ठीक है बच्चों, तो जी ये जो प्रैक्टिस CE लगा हुआ है ये कल्चर की तरफ इशारा करता है, एक काम करने का तरीका, क्या हमारी प्रैक्टिसेस हैं, क्या हमारी प्रथाएं हैं, किस तरह से हम काम करते हैं। और जो PRACTISC प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ये वर्ब होता है। तो आप दोनों का डिफरेंस तो जानते ही हो प्यारे बच्चों। अब आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस के आगे क्या लगा हुआ है, उसने लगा रखा है मैल प्रैक्टिस। तो आप सबको मालूम है मैल प्रैक्टिस, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, मैलिफाइड इंटेंशन। जहां कहीं भी मैल लगता है तो मैल का मतलब मन का मैल, कुछ बुरा, कुछ खराब जो होना होता है। तो मैल प्रैक्टिसेस का मतलब खराब कल्चर, बुरा कल्चर जो नहीं होना चाहिए, गलत तरीका। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सॉरी हम लोग क्वेश्चन पे हैं 6। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों। अ पेशेंट एक्यूजिंग अ डॉक्टर
ऑफ मैल प्रैक्टिसेस विल फाइंड इट डिफिकल्ट, जो मैल प्रैक्टिस का शिकायत करता है विल फाइंड इट डिफिकल्ट, उसको बहुत दिक्कत होगी। अब हम जाते हैं क्यू पर, विदाउट अनदर डॉक्टर्स टेस्टिमनी, बिना किसी दूसरे डॉक्टर की टेस्टिमनी के। अब ये लाइन पी के बाद क्यों तो सेट नहीं हो रही है, कहीं पी के बाद क्यू है क्या भाई? तो ऑप्शन ए में पी के बाद क्यू दिया हुआ है। देखिए हमने तुरंत उसे छुटकारा पा लिया, हमने ए को काट के बाहर कर दिया। देखिए हमने पी के बाद क्यू से रिलेशन जोड़ लिया कि पी के बाद क्यू नहीं आ सकता, हमने पढ़ के ये अंदाजा किया, तो हमने ए को बाहर किया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पर, ऑप्शन पे चलते हैं अपने, SQPR कह रहा है ये, अ पेशेंट एक्यूजिंग अ डॉक्टर एस और इवन फाइल अ केस। अब वो एक्यूज कर रहा है और इवन फाइल अ केस इन द कोर्ट, कर सकता है कोर्ट में केस। ध्यान दें बच्चों, ये रिलेशन जुड़ नहीं रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद क्यों लगाते हैं। विदाउट अनदर डॉक्टर्स टेस्टिमनी, बिना किसी दूसरे डॉक्टर की टेस्टिमनी के। पी पे गए ऑफ मैल प्रैक्टिस का, आर पे गए टू प्रूव डैमेज अबाउट प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर। ये लाइन उतनी सुटेबल नहीं है, सेट नहीं हो पा रही है। हम जाते हैं सी पर, QPRS फिर से पढ़ना होता है पूरा। इफ अ पेशेंट एक्यूजिंग अ डॉक्टर, क्यू पर गए विदाउट अनदर डॉक्टर्स टेस्टिमनी, बिना किसी दूसरे डॉक्टर की टेस्टिमनी के। आर पे गए टू प्रूव डैमेज, सेट नहीं हो रहा है। हम चलते हैं ऑप्शन डी पर। प्यारे बच्चों, ये सब आपको मन में पढ़ना होगा, एग्जाम में ऐसे बातें नहीं करनी होगी, और आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी वहां पे एग्जाम टाइम पे। हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर स्पीड से काम करोगे, कूल होकर, शांत होकर करना है आपको। ये मैं आपको करना सिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं कि आप समझ जाए चीजों को। चलिए ऑप्शन डी पर आइए आप लोग। अ पेशेंट एक्यूजिंग अ डॉक्टर, पी पर गए ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। देखिए, एक मरीज जब डॉक्टर को आरोप लगाता है ऑफ मैल प्रैक्टिस, किसी काम को बुरे तरीके से करने का, विल फाइंड इट डिफिकल्ट, उसको दिक्कत होगी। पी के बाद आर, टू प्रूव डैमेज, क्या दिक्कत होगी? टू प्रूव डैमेज, नुकसान को प्रूव करने में। देखिए, फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रूव डैमेज, ये कितना जोड़ रहा है? पी के बाद आर बिल्कुल जोड़ रहा है, सेंटेंस का एडजस्टमेंट देखिए। फिर आप एस पे जाइए, और इवन फाइल अ केस इन द कोर्ट, या कोर्ट में केस फाइल करना। अब हम क्यू पे जाते हैं, विदाउट एनी अदर डॉक्टर्स टेस्टिमनी, बिना किसी दूसरे डॉक्टर की टेस्टिमनी की। भाई किसी एक डॉक्टर ने मेरे साथ गलत किया या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? मैं तो कॉमन मैन हूं, मैंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की हुई है, या मेरी फैमिली ने नहीं किया हुआ है। तो कोई एक डॉक्टर होगा जो वो उस प्रोफेशन का मास्टर है, उस टेक्निकलिटीज को समझता है, वो कह सकता है कि हाँ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, इसलिए इस मरीज की मौत हो गई। तो डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है। जरा आप देखिएगा कि क्यों विदाउट अनदर डॉक्टर्स टेस्टिमनी, वो कितना सुटेबल है। और उसके बाद देखें आप, 6 सेट हो रहा है, अबाउट प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर, एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर, एक उचित मेडिकल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ये प्रूव कौन कर सकता है? दूसरा डॉक्टर कर सकता है, आम आदमी या एक मरीज नहीं कर सकता। तो आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। ये आपसे बन गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं, फायर्स इन द स्टेपीज आर वर्सेस स्केयर्ड ह्यूमन अर्लियर। फायर्स इन द स्टेपीज घास के मैदान होते हैं, वहां जो फायर्स, जो आग लगती है, आर वर्सेस, जो झाड़ियों में आग लगती है, स्केयर्ड ह्यूमन अर्लियर, वो पहले इंसानों को डरा दिया करती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सारी लाइंस पे। पी कह रहा है, ग्रेजुअली दे लर्न टू अप्रिशिएट द पावर ऑफ फायर। धीमे धीमे वो सीख गया, इंसान सीख गया पावर, अप्रिशिएट द पावर ऑफ फायर, फायर के पावर को अप्रिशिएट करना। अब हम जाते हैं क्यू पर, इट गेव देम लाइट एंड रैम्थ एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स। उसने उनको लाइट दिया और गर्मी दी और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखा। आर पे गया, अबाउट 7 लाख years ago humans started fire accidentally by lightning। लगभग 7 लाख साल पहले ह्यूमंस ने फायर को स्टार्टेड फायर एक्सीडेंटली, उन्होंने आग लगाना सीखा लाइटनिंग। दे कुड, और एस कह रहा है, दे कुड हार्डन द टिप्स ऑफ वुडन स्पीयर्स एंड कुक मीट इन इट। वो वुडन स्पीयर्स के हेल्प से मीट मैनेज कर लिया करते थे। अब आप बेसिक लाइन पे जाएं, जो बेस लाइन है आपकी 6, सून दे लर्न टू प्रोड्यूस फायर बाय स्ट्राइकिंग फ्लिंट स्टोन एंड पायराइट।
विथ ईच अदर आर बाई रबिंग लंबर्स। और जल्दी उन्होंने सीख लिया कि फ्लिंट स्टोन चकमक पत्थर आप जानते हैं ना, जिससे आग, एंड पायराइट जो होता है फेक गोल्ड जिसे कहते हैं आप, जो वो दो पत्थरों को रगड़ने से जो आग निकला करती थी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। इतनी ज्यादा और भाई रबिंग लंबर्स अथवा लंबर्स का मतलब होता है लकड़ियां। लंबर एक नया वर्ड मेरे ख्याल से आप सबके सामने आ रहा होगा, आप ध्यान दें, एक वर्ड है लंबर का दो एंगल होता है। इसका मतलब होता है या लकड़ियों के लट्ठे, या इसका दूसरा एंगल होता है बच्चों, लंबर्स का दूसरा मतलब होता है लड़खड़ाकर या लगड़ाकर चलना। चलिए आप एक वर्ड सीख लिया होगा लंबर, ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स में अक्सर आता रहता है। तो जो स्टेपीज मतलब जो घास के मैदान हुआ करते थे उनमें जो आग लगा करती थी वो आग इंसानों को डराती थी। बच्चों हम आग की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा ना वो कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल हैं, अमेरिका के जंगल हैं, वहाँ या ब्राज़ील में एक जंगल है वहाँ पे आग लगी हुई है ना, अमेज़न जिसे कहते हैं, वहाँ आग लगा हुआ है। तो उस आग की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, वाइल्ड एनिमल्स को परेशानी होती है और बहुत दिक्कतें आती हैं आग लगने की वजह से जंगलों में। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे स्टेपीज के आग की बात की जा रही है और साथ ही साथ एक बात की जा रही है कि इंसान ने कब आग को जलाना सीखा। ये दो बातें हैं, ठीक है, इन दोनों को रिलेट करना है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए PQRS 1 के बाद हम PQ पढ़ लेते हैं। फायर्स इन द स्टेपीज आर बसेस स्केयर्ड ह्यूमन अर्लियर। P ग्रेजुअली दे लर्न टू अप्रिशिएट द पावर ऑफ फायर। Q पर गए, इट गेव द लाइट एंड रैम्स एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। R पे गए, अबाउट 7 लाख years ago human started fire। S पर गए, they could harden the tips of wooden spears and cook meat in it, ठीक है। वो स्पीयर से मीट मतलब शिकार करते थे और मीट को आग में पका के खाया करते थे। चलिए हमने ए ऑप्शन पढ़ा, कुछ सुटेबल है लेकिन बेहतर आंसर नहीं है। हम बी पे चलते हैं, QRSP देखते हैं। फायर्स इन द स्टेपीज आर बसेस स्केयर्ड ह्यूमंस अर्लियर। Q पर गए, इट गेव देम लाइट एंड रैम्स एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स, उसने उनको लाइट दिया। R पे गए, अबाउट 7 लाख years ago ह्यूमन स्टार्टेड फायर। देखिए Q के बाद R का एडजस्टमेंट गलत है। अब आप C पर जाइए, फायर्स इन द स्टेपीज आर बसेस स्केयर्ड ह्यूमन अर्लियर। Q है, इट गेव देम लाइट एंड रैम्स एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स। S पर गए, दे कुड हार्डन द स्टिप्स। Q के बाद S का रिलेशन बिल्कुल नहीं जुड़ रहा। पर आप स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन आप देख लें, Q के बाद S का ऑप्शन एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। हम चलते हैं ऑप्शन B पर। फायर्स इन द स्टेपीज आर बसेस स्केयर्ड ह्यूमन अर्लियर। P पर गए, ग्रेजुअली दे लर्न टू अप्रिशिएट द पावर ऑफ फायर। धीमे धीमे उन्होंने सीखा फायर की पावर को अप्रिशिएट करना। Q पर गए, इट गेव देम लाइट एंड रैम्स एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स, उसने उसको लाइट दिया इंसान को। S पर गए, दे कुड हार्डन द टिप्स ऑफ वुडन स्पीयर एंड कुक मीट इन इट। R पर गए, अबाउट 7 लाख years ago ह्यूमन स्टार्टेड फायर सेंटेड बाय लाइटनिंग, सून दे लर्न टू प्रोड्यूस फायर। जरा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, R के बाद जो ऑप्शन D का जो लास्ट लाइन है वो है R, और R के बाद जो बेस लाइन आनी चाहिए 6, वो कितना एडजस्ट कर रही है। अबाउट 7 लाख years ago ह्यूमन स्टार्टेड फायर एक्सीडेंटली बाय लाइटनिंग, सून दे लर्न टू प्रोड्यूस फायर। और जल्दी उन्होंने सीख लिया फायर प्रोड्यूस करना बाय स्ट्राइकिंग फ्लिंट स्टोन एंड पायराइट और फ्लिंट स्टोन को स्ट्राइक करके विद ईच अदर बाय रबिंग आर लंबर्स। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या निकल रहा है, वो है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। अब हम चलते हैं फर्दर क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट स्पीकिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, हूटिंग। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, ढेर सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, चाहे स्पीकिंग हो, सिंगिंग हो, क्लैपिंग हो, हुटिंग हो। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एनिमल्स भी आपस में बात करते हैं। क्यू पे चलते हैं, ओनली ह्यूमंस कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वर्ड्स बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर ब्रेन। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो अपने सुपीरियर ब्रेन के कारण अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है।
चिड़िया या जो भी जानवर हैं वो नहीं कर सकते। उनकी भाषाएं नहीं होती हैं, मुख्य भाषा है वो उनकी अपनी समझ की बात है। आर पे हम जाते हैं, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। ह्यूमंस और एनिमल्स बॉडी लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, बट देयर वेज डिफर फ्रॉम द ह्यूमंस, लेकिन उनका जो तरीका है वो ह्यूमन से डिफरेंट होता है। 6 पे गए, समटाइम्स वी डू नॉट यूज वर्ड्स बट मेक जेस्चर्स। कभी कभी हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि जेस्चर्स दिखाते हैं, जैसे ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। और सिंपल मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। कभी कभी हम लोग अपने हाथों से भी कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बोलकर नहीं बल्कि हाथों से इशारे करके अपनी बात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कम समय में आपको सॉल्व करना होता है, फटाफट ऑप्शन पे आइए आप लोग। और देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, 3 को ऑड मैन आउट करना होता है आपको। आप जाइए ऑप्शन ए पर, PQRS। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, स्पीकिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, हूटिंग। हम पी पर गए, इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। क्यू पर गए, ओनली ह्यूमंस कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आर, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। क्यू के बाद आर का रिलेशन नहीं जोड़ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप जाइए ऑप्शन बी पर, PSQR। आप पहले लाइन पढ़िए, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, स्पीकिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, हूटिंग। पी पर गए आप, पी कह रहे हैं इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। एस पे गए, बट देयर वेज डिफर फ्रॉम ह्यूमंस। प्यारे बच्चों, हम वन का रिलेशन पी से तो उतना नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पी और एस का कितना अच्छा रिलेशन है। पी और एस जरा ध्यान दीजिएगा, इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, और एस कह रहा है बट देयर वेज डिफर फ्रॉम ह्यूमंस। एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो उनका तरीका होता है वो इंसानों से अलग होता है। मतलब पी को लॉजिकल सपोर्ट कौन दे रहा है? ग्रामर से ज्यादा बात करिए हम लॉजिक की, सेंस की बात करते हैं, तो पी के बाद एस आ रहा है। और जरा ध्यान दीजिए आप, पूरे चारों ऑप्शन में कहीं पर भी पी के बाद एस आया हुआ है। ऑप्शन ए में जाइए, पी के बाद एस नहीं है। ऑप्शन सी में जाइए, पी के बाद एस नहीं है। ऑप्शन डी में जाइए, पी के बाद एस नहीं है। तो ये क्लियर कट आपकी तरफ इशारा है, आप समझें कि आपका आंसर है बी। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर है बी। और हमने ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो लॉजिक है वो स्टैब्लिश हो रही है। अब आप चले क्यों पर देख ले, ओनली ह्यूमंस कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन वर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर ब्रेन। सिर्फ ह्यूमन अपने ब्रेन के कारण, सुपीरियर ब्रेन के कारण अपने थॉट एक्सप्रेस करता है। आर पे जाइए, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। दोनों के दोनों बॉडी लैंग्वेज से बातों को कम्युनिकेट करते हैं। अब जरा आर के बाद एस की सुटेबिलिटी देख लेते हैं हम। जो बेस लाइन हमारी 6 होती है वो सुटेबिलिटी हमें बताती है। तो आर पे जाइए आप, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। देखिए हमने बी को आंसर माना है, तो हमें जो बी ऑप्शन का लास्ट सेंटेंस आर है उसका रिलेशन हमें बेस लाइन 6 से जोड़ना है, जुड़ता है कि नहीं देखना है। तो आर है हमारा, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। और आर के बाद है, समटाइम्स वी डोंट यूज वर्ड्स बट मेक जेस्चर्स। देखिए ये भी वही बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो सुटेबल है बी। और 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमने बी दिया। और फर्दर चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बस 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं बच्चों, 9 एंड 10। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, इगोटिज्म इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड। जो इगोटिज्म, ईगो, हम सब बार बार ईगो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इगोटिज्म का मतलब अहंकार होता है। इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड, एक बहुत कॉमन सा फॉल्ट है, हम सब इंसानों में ईगो आ जाता है। अब हम चारों ऑप्शन हमें देखने हैं, चारों लाइंस देखने हैं, सॉरी बॉयज, आप समझिए जरा सा। हाउएवर विद टाइम इट बिकम्स एन एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्प्ले। और समय के साथ साथ ये एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ डिस्प्ले हो जाता है। सेल्फ डिस्प्ले, खुद को दूसरों के सामने दिखाने का हमारा जो एक भावना होती है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करना। प्यारे बच्चों, एक वर्ड आया हुआ है एक्सेजरेशन। एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। ये वर्ड याद रखिएगा, सिनोनिम में काम आएगा आपको। तो हाउएवर विद टाइम टू इट बिकम्स एन एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्प्ले। देखिए अच्छा तो लग रहा पढ़ने में, 1 के बाद पी का एडजस्टमेंट और पी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन हमारे पास 1 और 2 हैं। फिलहाल हम आगे देखते हैं क्यों। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ। और ये पैदा कहाँ होता है? इंसान की जो नेचुरल डिजायर होती है डिस्प्ले वन सेल्फ, खुद को दिखाने की। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये PQRS का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक बात कही थी।
मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो अपना सब्जेक्ट लेकर आता है। आपका सब्जेक्ट है ईगोटिज्म, और ध्यान दीजिएगा उस सब्जेक्ट जो कि नाउन है का अपना एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन आना चाहिए अगले में, और वो है इट। ईगोटिज्म एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसका जो प्रोनाउन आ रहा है वो इट। तो हमें क्यों सुटेबल लग रहा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ, और क्यू का ऑप्शन हमारे पूरे सारे चारों ऑप्शन में अकेला है, वो है बी। अब हम बी की सुटेबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्यू कह रहा है इट इज प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ। पी कह रहा है However, with time it becomes an exaggerated form of self display, और समय के साथ ये बढ़ता जाता है। देखिए Q से P का रिलेशन जुड़ रहा है बच्चों। अब हम चलते हैं S पर। P के बाद S चेक कर लेते हैं कि P का S से रिलेशन कैसा है। P के बाद हम S पे, बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट इट इज द डिफेक्ट दैट ऑट टू बी कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड डाउन एंड स्कॉच्ड। और बिना किसी शैडो ऑफ डाउट, बिना किसी डाउट के हम इस बात को कह सकते हैं कि ये ईगो एक बहुत बुरी बात होती है, और कॉन्स्टेंटली हमें इसे हॉन्ट डाउन करना चाहिए, और लगातार हमें इसको कम करना चाहिए, और काट छांट कर कम करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो क्यू के बाद पी के बाद एस का रिलेशन जुड़ रहा है बच्चों, तो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बी हमारा आंसर है। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं सी को, आर एस पी क्यू। Egotism is the most common fault of mankind। आर पे गए, दिस इज नेसेसरी एज इट impairs the personality। कोई चांस नहीं है, दिस की बात कर रहा है, इट impairs the personality। डी पर जाते हैं, पी एस। Egotism is the most common fault of mankind। पी पर गए, पी कह रहा है however with time exerted self, वो सेट नहीं होता, हटा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बॉयज। हम हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए आप लोग, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, पी पर गए, दे, आपकी लाइन आपने जो पहली लाइन है व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, पी है, दे मेड देम लुक लाइक, उन्होंने उसको ऐसा दिखाया, एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग। आर पे गए, पीपल यू वुड सी। एस पे गए, पॉइंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, और 6 पे गए, सॉरी एस पे गए, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, मोर एम्फेसिस ऑन द सीन। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस बहुत ही पढ़ते ही लग रहा है कि ये हमारे ये हमसे जल्दी इसे हम सॉल्व करना है, तो हमें ऑप्शन पे जाना होगा। तो आप चारों ऑप्शन पे चलते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है पी आर क्यू एस, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग, गलत है। जो आपकी पहले व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट है, उसके बाद पी का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पी से स्टार्ट होने वाला अकेला ऑप्शन ए था, बाकी कहीं भी स्टार्ट नहीं है, तो हमने ए को ऑड मैन आउट किया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे, एस पी आर क्यू। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, एस पे गए, पेंटेड पिक्चर ऑफ पीपल। जब इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है जो प्रभाव उत्पन्न करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभाव पैदा करता हो, वो नेता हो सकता है, वो लेखक हो सकता है, वो किसी फिल्म का एक्टर हो सकता है, या समाज में वो व्यक्ति जो बहुत जिसकी एक पहचान हो, उसे हम इम्प्रेशनिस्ट कह सकते हैं, जो अपनी एक पहचान बनाता हो लोगों पर। तो वो एक पिक्चर पेंट करता है लोगों की, एस पे मतलब लोगों का एक परसेप्शन बना देता है। इसके बाद हम पी पे जाते हैं, दे मेड देम लुक लाइक, वे उसको ऐसा दिखाते हैं। आर पे गए, पीपल यू वुड सी, जैसा आप उस इंसान को देखोगे। क्यू एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग, क्यू के बाद 6, मोर एम्फेसिस ऑन द सीन। जरा प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, क्यू के बाद एस अपने आप एडजस्ट हो रहा है, क्यू के बाद एस अपने आप एडजस्ट हो रहा है, और आप पूरे चारों ऑप्शन में देखिए अकेला ऑप्शन है जो लास्ट में क्यू को कैरी कर रहा है, और साथ में बेसिक जो लाइन आपकी 6 है वो एडजस्ट होती है। तो आपका प्यारे बच्चों आंसर है बी। और हमने 10 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए PQRS के, और आप सब जो हमारे सारे जो सीरीज के लेक्चर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे देखते रहिए, और आप लोग अपने जो और क्वेश्चंस हैं या जो भी चैप्टर आपको लगता है कि आपका पुअर है, अगर आप YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है उनसे अगर आप हमको फर्दर कन्वे करते हो, तो हम उन चैप्टर्स पर भी आपके लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार हैं बच्चों। बाकी आप सब पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।